हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 5 में इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। ठीक है, तो अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज को हम देखेंगे कि स्टार्टिंग से हम देखेंगे कि पहला एक इलेक्शन हुआ था हमारा 1952 में, दूसरा हुआ था हमारा 1957 में, तीसरा हुआ था 1962 में। तो 3 जनरल इलेक्शन हुए थे। तो इस दौरान इमरजेंस मतलब किसी चीज़ का इमर्ज होना, किसी चीज़ का निकल के आना, किसका? अपोजिशन पार्टीज का। तो शुरुआती दौर में जब देश आज़ाद हुआ था तो आपको पता है स्टार्टिंग के कई साल, लगभग 30 साल तो आपकी कांग्रेस पार्टी ही रूल करती है, एक ही पार्टी का डोमिनेंस रहता है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो उसी दौरान जो अपोजिशन पार्टी हैं उनका भी इमरजेंस होता है, वो भी निकल के आती हैं। तो वही चीज़ हम समझेंगे। मगर ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस समय जो अपोजिशन थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, क्योंकि ज़्यादातर जो फैक्शंस हुआ करते थे, ज़्यादातर जो छोटी छोटी पार्टी हुआ करती थी वो कांग्रेस के अंदर ही हुआ करती थी, मगर बाद में ये कांग्रेस को छोड़ के अलग होने लगती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम समझेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। ठीक है, इसका अभी इस चैप्टर से कोई लेन देन नहीं है, बट आपको समझना है। 2019 में जनरल इलेक्शन हुआ था हमारा, ठीक है, लोकसभा का। और इसमें बीजेपी को मिली थी 303 सीट, और टोटल 542 सीट्स पर ये चुनाव लड़ा गया था। एक का जो था कैंसिल हो गया था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का चुनाव। और इसमें अदर देन एनडीए, देखो बीजेपी का जो गठबंधन वाला ग्रुप है उसको हम बोलते हैं एनडीए, और कांग्रेस का जो गठबंधन वाला ग्रुप है उसको हम बोलते हैं यूपीए। एनडीए की फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूपीए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यूपीए को तो लीड करती है कांग्रेस और एनडीए को लीड करती है बीजेपी। ठीक है, तो बीजेपी के साथ जो पार्टी हैं गठबंधन में, उनको हम, पूरे गठबंधन को हम क्या बोलते हैं? उस कॉलिशन को हम बोलते हैं एनडीए। और कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में उसको हम बोलते हैं यूपीए। तो कांग्रेस को मात्र 52 सीट्स मिली थी इस बार 2019 की अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर विनिंग पार्टी कौन सी थी? बीजेपी थी। मतलब सरकार बनाने के लिए 272 सीट्स चाहिए, तो इनकी तो 272 से ज़्यादा थी। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर सरकार बनाई बीजेपी ने, या एनडीए की सरकार है। तो बीजेपी जो पार्टी सरकार बनाती है उस पार्टी को हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा बाकी जो पार्टीज हैं वो पार्टीज कहलाती हैं अपोजिशन पार्टीज। तो इस बार कांग्रेस प्लस बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी किस में है? अपोजिशन में। तो पार्टी ध्यान रखना, एक तो होती है रूलिंग पार्टी, एक होती है अपोजिशन पार्टी। जो सरकार चला रही है पार्टी उसको हम बोलते हैं रूलिंग पार्टी, जो शासन कर रही है। और अपोजिट में जो होती हैं, जो हार जाती हैं, वो होती हैं अपोजिशन वाली पार्टीज। हार जाती हैं इन द सेंस मतलब उनके पास मेजोरिटी नहीं होती सरकार बनाने लायक। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 52 सीट लिए, तो ये जो 52 एमपीएस रहेंगे ये अपना काम करेंगे, मगर सरकार नहीं बना सकते। तो ये फिर किसका काम करते हैं? ये अपोजिशन का काम करते हैं। तो जो गवर्नमेंट होती है, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, उसको क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं, उसकी पॉलिसी जो होती है उनको क्रिटिसाइज करते हैं। गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप बनने से रोकती हैं ये अपोजिशन पार्टीज। तो किसी भी डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, आज की डेट में भी आपने देखा होगा हर आए दिन, मतलब ये जो अपोजिशन पार्टीज है बीजेपी के हर डिसीजन को लगभग क्रिटिसाइज करती रहती हैं, इसमें ये कमी है, उसमें जो वो कमी है। तो ऐसा करना जरूरी भी है। इससे क्या होता है, कोई भी रूलिंग पार्टी जो होती है वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाती है। अब हम देखेंगे बुक में जो चीज़ें दे रखी हैं, तो 2 चीज़ आपको समझ में आ गई। अपोजिशन पार्टी वो होती हैं जो सरकार में नहीं होती, जो रूलिंग पार्टी के अपोजिट में होती हैं। ठीक है, और सरकार को क्या करती हैं? क्रिटिसाइज करती हैं, सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती हैं, सरकार के फंक्शंस को क्रिटिसाइज करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। ये 1952 का मैं पहले ही बता चुका हूँ जनरल इलेक्शन का रिजल्ट है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सीट मिली थी 364। तो ये रूलिंग पार्टी थी। इसके अलावा बाकी जितनी भी पार्टी हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं थी वो आ जाती हैं अपोजिशन पार्टीज में। While discussing the result of elections, we have already came across द नेम्स ऑफ मैनी पार्टीज अदर देन कांग्रेस। तो इसमें अगर आप देखो कांग्रेस के अलावा बहुत सारी पार्टियाँ हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड ब्लॉक मार्क्सिस्ट, कृषिकर लोक पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सोशलिस्ट पार्टी। तो यहाँ पर ये बहुत सारी पार्टीज आपको देखने को मिलेगी पहला इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो ये हमने देखा। इवन देन इंडिया हैड लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज देन मैनी अदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज। तो देखो आपको देखने को मिलेगा इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो है मल्टी पार्टी। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है वो है मल्टी पार्टी। हमारे यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनाव लड़ती हैं।
तो आपको देखने को मिलेगा शुरुआत में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या लड़ती हैं, चुनाव लड़ती हैं और अलग अलग सेक्शन से निकल के आती हैं, जिनकी विचारधाराएं भी क्या थी, अलग अलग थी। मगर ये कांग्रेस की तुलना में उस समय बहुत छोटी थी, इनकी इतनी ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस नहीं हुआ करती थी और ना ही ज़्यादा जान पहचान हुआ करती थी, मगर एग्जिस्ट करती थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सम ऑफ दीज हैड केम इनटू बीइंग इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952। इनमें से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी जो 1952 का जनरल इलेक्शन हुआ था उससे पहले ही बन चुकी थी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। सम ऑफ दीज पार्टीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री इन द 60s एंड 70s। तो इनमें से बहुत सारी जो पार्टी हैं वो 1960 के दौरान, 60 का मतलब है 1960 से 1970 के दौरान, और 19 यहाँ पे 70 का मतलब है 1970 से 1980 के दौरान। ठीक है, तो ध्यान रखना 1960 से 1970 और 1970 से 1980 ये वाले टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पर, या फिर हम कह सकते हैं कि 1960 से 1980 के बीच में इन पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इन अपोजिशन पार्टी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। ये क्या करती हैं, कांग्रेस को क्रिटिसाइज करती हैं, कांग्रेस की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती हैं और कांग्रेस को मनमानी करने से क्या करती हैं, रोकती हैं। The roots of almost all the non-Congress parties of today can be traced to one or other the opposition parties of the 1950s। तो देखो आज की डेट में जो अपोजिशन पार्टीज है ना, इनमें जैसे मान लो समाजवादी पार्टी हो गई, जनता दल यूनाइटेड हो गई, ठीक है, बहुत सारी राष्ट्रीय लोकदल हो गई, बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आज की डेट में, अपोजिशन पार्टी हैं जो बीजेपी के जो अपोजिट में, इनका जो ओरिजिन है ये हम मान सकते हैं कि 1950 के दौरान जो अपोजिशन पार्टी थी उन्हीं में से ये निकल के आई हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ऑल दीज अपोजिशन पार्टीज सक्सीडेड इन गेनिंग ओनली ए टोकन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये हमने देखा, टोकन रिप्रेजेंटेशन का मतलब नाम मात्र का रिप्रेजेंटेशन। तो शुरुआत में जो चुनाव हुए थे, फर्स्ट 3 इलेक्शन हुए थे, तो उसमें हमने देखा कि ये जो अपोजिशन पार्टीज थी इनको नाम मात्र की सीट मिल रही थी, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए। अपोजिशन पार्टीज को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। एक सीपीआई को छोड़ दो, आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़ दो, बाकी ज़्यादातर जो अपोजिशन पार्टीज थी उनको बहुत कम सीट मिल रही थी, इसलिए हम इसको नाम दिया है टोकन रिप्रेजेंटेशन। मतलब एक दो सीट ऐसी मिल रही थी, ज़्यादा सीट नहीं मिल रही थी। ठीक है, कुछ 1-2 पार्टीज को छोड़ दो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। येट देयर प्रेजेंस प्लेड एन क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग डेमोक्रेटिक करेक्टर ऑफ द सिस्टम। भले ही अब इनको चाहे 2-2 सीट मिली हो, 3 सीट मिली हो, 10 सीट मिली हो, पर जो लोग हैं जो जीत के आए वो फिर क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट का अपोजिशन करेंगे। जो रूलिंग गवर्नमेंट है उस समय जो कांग्रेस थी उसकी पॉलिसीज का ये क्या करती थी, विरोध करती थी, और हमारे देश में डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अगर ये भी नहीं होती तो सोचो फिर कांग्रेस बिल्कुल मनमानी करती। तो थोड़ा बहुत रोल तो इन्होंने प्ले किया डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टीज ने। दीज पार्टीज ऑफर्ड सस्टेन्ड एंड ऑफन प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म मतलब वही आलोचना ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो ये जो अपोजिशन पार्टीज थी इन्होंने लगातार, सस्टेन्ड मतलब लगातार, और प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म किया। प्रिंसिपल मतलब एक तरह सही चीज़ों का मतलब क्या किया, इन्होंने क्रिटिसाइज किया, सही चीज़ों की आलोचना की थी। तो उस समय जो भी कांग्रेस पार्टी कुछ गलत कदम उठा रही थी तो उन चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था, या मतलब कांग्रेस पार्टी को जो कदम उठाने चाहिए थे उस समय पर, जैसे गरीबी मिटाना, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, देश की सिक्योरिटी का ख्याल रखना, तो इन सब चीज़ों को लेकर इन अपोजिशन पार्टीज ने लगातार क्या किए थे, अपना क्रिटिसिज्म किया। कांग्रेस का लगातार क्या किया, इन्होंने आलोचना की थी। दिस केप्ट द रूलिंग पार्टी अंडर चेक एंड ऑफन चेंज द बैलेंस ऑफ पावर विद इन दी कांग्रेस। अब सोचो लगातार जब ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन वाली, जब ये कांग्रेस को, रूलिंग पार्टी उस समय कौन थी, कांग्रेस थी, तो कांग्रेस को जब ये लगातार क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगी, तो कांग्रेस पर भी क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। और कांग्रेस के अंदर भी जो पावर है कांग्रेस को क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस ऑफ पावर चेंज करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करती कांग्रेस तो फिर कांग्रेस की छवि खराब हो जाती। तो सिंपल सी बात है, जब भी मतलब अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग होती हैं, रूलिंग पार्टी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाती है। बाई कीपिंग डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव अलाइव, दीज पार्टीज प्रिवेंटेड द रिसेंटमेंट विद द सिस्टम फ्रॉम टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक। तो देखो यही चीज़ मैं बता रहा था, अब क्या है, लोगों के पास विकल्प था। अगर कांग्रेस मनमर्जी करती है तो बाकी जो मतलब जनता है बाकी पार्टीज को चुन लेगी। तो अल्टरनेटिव अलाइव रखा इन्होंने, अल्टरनेटिव मतलब विकल्प को इन्होंने जिंदा रखा कि अगर कांग्रेस गड़बड़ी करती है तो ये है।
तो इसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस को भी डर रहता था। कांग्रेस को क्या डर रहता था कि अगर हमने ज़्यादा मनमर्जी करी तो हम बिल्कुल पावर को खो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी था। अगर आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, 1975 में इमरजेंसी लग गई थी, नेशनल इमरजेंसी। उस समय पर बताते हैं कि नेशनल इमरजेंसी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी लगा दी गई थी उस समय पर, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय पर। भुगतना पड़ा इंदिरा गांधी को। 1977 के बाद जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस हार गई थी, पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने गवर्नमेंट को एंटी डेमोक्रेटिक होने से बचाया और लोगों को एक विकल्प जिंदा रखा कि भाई अगर कांग्रेस सही से काम नहीं करेगी तो हम हैं आपके साथ, ठीक है। दीज पार्टीज ऑल्सो ग्रूम्ड द लीडर्स हु वर प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द शेपिंग ऑफ अवर कंट्री। तो ये साथ के साथ में ये भी देखने को मिलेगा, इन अपोजिशन पार्टीज में इन्होंने कई सारे लीडर्स को इन्होंने प्रमोट किया था, कई सारे लीडर्स को जगह दी थी जिनका हमारे देश के मतलब कंट्री को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, या बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को इन्होंने जगह दी थी, या बहुत सारे मेजर लीडर्स को इन्होंने जगह दी थी, ठीक है। In the early years, there was lot of mutual respect between leaders of Congress and those of opposition. अब शुरुआत के टाइम पे हमें देखने को मिलेगा कि जो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे और अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हुआ करते थे वो आपस में एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते थे। आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, बहुत ज़्यादा अपशब्द कह देते हैं आज की डेट में तो, ठीक है। मगर पहले ये देखने को मिलता था कि कांग्रेस और बाकी अपोजिशन पार्टीज के लीडर में म्यूचुअल रेस्पेक्ट हुआ करता था, आपस में एक दूसरे की कदर करते थे। और कदर इस तरह तक, देखो 1946 में एक गवर्नमेंट बनी थी जिसका नाम था इंटरिम गवर्नमेंट। ये इलेक्शन के द्वारा बनी हुई गवर्नमेंट नहीं थी, इसको ऐसे ही मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट बना दिया था। आपको बताया जब अंग्रेज छोड़ने वाले थे तो भारत में एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई थी, दैट इज इंटरिम गवर्नमेंट। और हमारा संविधान बन के तो 1950 में मतलब लागू हुआ था। संविधान हमारा कब लागू हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसके बाद चुनाव कराए गए थे। मगर उससे पहले जो सरकार थी उसको हमने बोला इंटरिम गवर्नमेंट। तो इंटरिम गवर्नमेंट दैट रूल द कंट्री आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंक्लूडेड अपोजिशन लीडर्स लाइक डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन द कैबिनेट। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो हैं भाई साहब हमारे डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, फिर भी कांग्रेस ने इनको अपने कैबिनेट में जगह दी थी। तो इस तरह का मतलब आपस में म्यूचुअल रेस्पेक्ट था, इस तरह मतलब रेस्पेक्ट करते थे। आज की डेट में तो ये बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है, बहुत रेयर है। Jawaharlal Nehru often referred to his fondness for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jay Prakash Narayan to join his government. तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका सोशलिस्ट पार्टी के प्रति बहुत ज़्यादा उनका रुझान था, सोशलिस्ट पार्टी की बहुत ज़्यादा वो वैल्यू करते थे। इसीलिए उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के लीडर्स जैसे सोशलिस्ट लीडर्स जैसे जयप्रकाश नारायण, ये है जयप्रकाश नारायण, पूरा इनको बोलते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उस समय इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, ये चीज़ ध्यान रखना आगे, है ना। तो जयप्रकाश नारायण को इन्होंने क्या किया था, अपनी गवर्नमेंट में जगह दी थी, अपनी गवर्नमेंट को ज्वाइन कराया था। This kind of personal relationship with respect to political adversaries declined after the party competition grew more. तो जैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन बढ़ता है तो पहले जो आपस में ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट करते थे अपने विरोधियों का भी, अपने विरोधियों एडवर्सरी मतलब जो विरोधी हुआ करते थे उनका पहले जो मतलब रेस्पेक्ट करते थे, आपस में पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा हुआ करता था, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, डिक्लाइन होने लगती है जैसे ही आपस में पॉलिटिकल पार्टीज में क्या स्टार्ट हो जाता है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, तो आपस में म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। द फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री वॉज क्वाइट यूनिक। तो ये पहला फेज जो था, आप स्टार्टिंग का फेज मान सकते हो। स्टार्टिंग में जैसे हमने 3 चुनाव जो देखे थे जिसमें कांग्रेस का डोमिनेंस रहता है, तो शुरुआत में आपको यही देखने को मिलेगा कि कांग्रेस के जो लीडर्स थे बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के और कांग्रेस के लीडर्स के बीच में बहुत ज़्यादा आपस में एक आम सहमति होती थी, आपस में एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते थे, इवन गवर्नमेंट में भी इनको क्या देते थे, जगह देते थे। तो और बात ज़्यादा मतलब बहुत बढ़िया रिलेशंस हुआ करते थे इनके बीच में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, यूनिक फेज है, ऐसा फिर बाद में देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, इसी टाइम पर देखने को मिलेगा। The inclusive character of national movement led by Congress enabled it to attract different sections, groups and interest, making it broad social and ideological coalition। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था कांग्रेस का करेक्टर कैसा था, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब सबको साथ में लेके चलना।
तो नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था, आज़ादी से पहले भी जब मतलब बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, उस समय भी कांग्रेस ने क्या किया था, अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों को कांग्रेस में जगह दी, जिसकी वजह से कांग्रेस का सोशल और एक आइडियोलॉजिकल कॉलियर बनता है। सोशल मतलब सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन से लोग कांग्रेस से जुड़ते हैं। आइडियोलॉजिकल मतलब अलग अलग आइडियोलॉजी के जो लोग थे, अलग अलग आइडियोलॉजी की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो सब किससे जुड़ जाती हैं, कांग्रेस से जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस का बेस जो है बढ़ जाता है, कांग्रेस की पहुंच बढ़ जाती है। हर गांव गांव तक, मतलब गांव गांव, शहर शहर, पूरे देश में कांग्रेस की क्या बन जाती है, पहुंच बन जाती है। द की रोल ऑफ कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल दस गेव इट हेड स्टार्ट ओवर द अदर्स। तो यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उसमें कांग्रेस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो थी, इसको एक एडवांटेज मिलता है। जब देश आज़ाद हुआ तो जो सत्ता है, देश की जो पावर है, वो किसके हाथ में आ जाती है, कांग्रेस के हाथ में आ जाती है, क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प था नहीं, जनता सिर्फ यही पार्टी को जानती थी। As the ability of Congress to accommodate all interest and all aspirants for political power steadily declined, other political parties started gaining greater significance। तो ध्यान देना, शुरुआत में कांग्रेस क्या करती थी, सभी इंटरेस्ट के लोगों को, सभी सेक्शंस के ग्रुप्स को, अलग अलग आइडियोलॉजी के ग्रुप्स, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, उनको सबको जगह देती थी। मगर जैसे जैसे कांग्रेस में हमें देखने को मिलता है कि जैसे जैसे कांग्रेस की ये पावर कम होने लगी, कि कांग्रेस सभी को अकोमोडेट नहीं कर पा रही है, अलग अलग सेक्शंस के लोगों को, अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों को, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोगों को कांग्रेस अकोमोडेट नहीं कर पा रही है, अपने में जगह नहीं दे पा रही है। जैसे जैसे ये चीज़ डिक्लाइन होने लगी, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फ़ायदा मिलने लगता है, धीरे धीरे उनका फिर पावर बढ़ने लगती है। सिंपल सी बात है, जब कांग्रेस में सबको जगह नहीं मिलेगी, कांग्रेस में उनको वैल्यू नहीं दी जाएगी, कांग्रेस में अलग अलग आइडियोलॉजी को मानेगी नहीं, उनके अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को बराबर पहले की तरह रेस्पेक्ट नहीं करेगी और जगह नहीं देगी, तो बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा, और वो मिला भी। कांग्रेस डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली वन फेज इन पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। तो हमें देखने को मिलेगा जो शुरुआती जो फेज था, जो 3 इलेक्शन वाला जो फेज था, इसमें कांग्रेस की पूरी डोमिनेंस रहती है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। बाकी जो अपोजिशन पार्टीज थी उनका इतना ज़्यादा मेजर रोल नहीं था, बट इतना ध्यान रखना है, जैसे जैसे समय पास होता गया तो अपोजिशन पार्टीज क्या होने लगी, स्ट्रांग होने लगी, और कांग्रेस क्या होने लगी, वीक होने लगी। ठीक है ना। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।